अश्विनी जी, मैं चाहता हूं कि जो हमारी ऑडियंस है उनको पता लगे कि ये जो दिन है ये क्या है, इसका जो है बैकग्राउंड क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा उसको शुरू कर दीजिए, उसको बताइए, ताकि जो हमारी नई ऑडियंस है उनको पता तो लगे कि ये दिन था क्या, उस दिन क्या ये ब्लैक डे क्यों मनाया जा रहा है, और वो छुट्टी क्यों चाहते हैं, इसको बटरलूट क्यों बोलते हैं। तो थोड़ा सा उसके बेसिक जो है हिस्ट्री में क्या है वो बताइए प्लीज। देखिए, यहाँ हमें शुरू करना पड़ेगा 1930 से। 1930 में जो यहाँ पर सारे भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन था, तो एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में आयोजित की गई, जिसमें अलग अलग प्रकार के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। और वहां पर जब उनको बुलाया गया तो उसमें जो प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया थे वो कोई लगभग 600 के करीब थे, 600 से ज्यादा थे। तो उनके प्रतिनिधि के रूप में जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे। अब उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले, चूंकि वो एक बहुत बड़े राजा थे, जम्मू कश्मीर राज्य जो था उस समय वो प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स में सबसे बड़ी स्टेट थी, उनका वैसे भी एक बड़ा अच्छा स्थान था, नाम था, तो उनको बड़ा जबरदस्त लंदन में ब्रिटिश सरकार ने बड़ा उनका अवगत किया। और उसके बाद में जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई तो वहां पर ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसली रूल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया, जो वो एसोसिएशन उस समय थी, उसके प्रतिनिधि के रूप में जब महाराजा हरि सिंह ने अपना वक्तव्य दिया और वहां पर प्रेजेंटेशन रखी, तो उसमें उन्होंने ये कहा, और ये बड़े अचरज की बात थी अंग्रेजों के लिए, और चूंकि ये सब सडन हुआ और इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं थी, इसलिए वो हक्के बक्के रह गए कि ये महाराजा हरि सिंह जी ने क्या कहा। उन्होंने वहां ये कहा कि हम ये चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतवर्ष से जल्दी निकले, और फिर हम भारत में किस प्रकार से शासन व्यवस्था और ये राजनीतिक व्यवस्था और आगे किस प्रकार से शासन चलेगा वो हम आपस में बैठ करके तय करेंगे। ये ब्रिटिशर्स के लिए अजीबोगरीब बात थी कि उन्होंने ये इन दियर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स भी उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इस तरह से महाराजा हरि सिंह वहां पर अपना बयान देंगे। इस बयान से चिढ़कर, कुछ तो चिढ़कर और कुछ रोष में, ब्रिटिश सरकार जो उस समय थी उन्होंने फिर महाराजा के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया, एक षड्यंत्र शुरू किया। उसी षड्यंत्र के अंतर्गत उन्होंने एक मुस्लिम खानसामा था, पेशावर का रहने वाला था, वो जम्मू कश्मीर का था नहीं था, उसका नाम था अब्दुल कदीर। उसको एक जासूस के रूप में अंग्रेज अफसर जो जम्मू कश्मीर के था उसके साथ अटैच किया गया, एक खानसामा के रूप में। और वो जम्मू रीजन में आकर के उसने जम्मू रीजन में पहले कम्युनल एक सिचुएशन निर्माण करने की कोशिश की, फिर उनको यहाँ पर अरेस्ट किया गया जम्मू रीजन में, फिर उनको जम्मू से कश्मीर उनका तबादला किया गया और वहां पर सेंट्रल जेल में उनको रखा गया। जहां ये एक तरफ की ये बात हुई, दूसरी तरफ ऐसा था कि जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी उसमें जो उस वक्त नए नए पढ़े लिखे लोग मुस्लिम कम्युनिटी में से थे, जिनको महाराजा ने, जम्मू कश्मीर की सरकार ने स्कॉलरशिप पे पढ़ने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भेजा था, वो वहां से वापस आकर के उन्होंने महाराजा के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा और एक रिवोल्ट करने की कोशिश की। और उस रिवोल्ट को श्रीनगर, पहले तो श्रीनगर स्टडी सर्कल के नाम से उन्होंने एक क्लब बनाया था, लेकिन बाद में वही जो वो स्टडी सर्कल था वो अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस करके वो एक संगठन बनाया गया और राजनीतिक संगठन बनाया गया, और उसने महाराजा के खिलाफ जो है उस समय विद्रोह किया।
एक तरफ तो ये सारा था, दूसरी तरफ जैसे मैंने पहले कहा कि अब्दुल कदीर जो था उसको सेंट्रल जेल में लाया गया, और सेंट्रल जेल में वहां पर और भी कई प्रकार के कैदी थे, जिसमें चोर, उचक्के, गुंडे और इस तरह के कई अपराधों में शामिल ऐसे लोग थे। एंटी के सोशल अंदर एलिमेंट भी ये जो भी भावना कहेंगे। निर्माण की गई कि महाराजा के खिलाफ हमने यहाँ पर, और जो यहाँ की शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ हमने बोलना है। उन्होंने जेल के अंदर तो विद्रोह शुरू उसको किया। क्रिमिनल रंगत दे दी उन्होंने। पहले तो अंदर में उन्होंने महाराजा के खिलाफ किया, और बाद जी। में उसमें कम्युनल रंगत आ गई। महाराजा के खिलाफ, शासन व्यवस्था के खिलाफ कम्युनल स्पीचेस वगैरह उन्होंने वहां कर दी, और अल्टीमेटली ये सारा जो कार्यक्रम था इसमें मिली भगत थी। एक तो जेल के अंदर जो हो रहा था वो, दूसरा जेल के बाहर, और फिर जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के तत्वावधान में जो सारी ये बातें चल रही थी, और उसमें ये फैसला किया गया कि जिस दिन आषाढ़ चतुर्दशी होती है, यानी जिस दिन माता ज्वाला जी का ख्रू में मेला लगता है, जैसे आज हम देख रहे हैं वहां पर कोई मेला हम आज उस प्रकार का देखते नहीं है। जैसे आपने खीर भवानी तुलामला में ज्येष्ठ अष्टमी के दिन मेला देखा होगा, पहले भी देखा होगा, आज भी देखा है। इसी प्रकार से एक मेला ख्रू नाम के इस तीर्थ स्थान पर लगता था, और वहां पर हजारों लोग जमा होते थे, परिवार के परिवार वहां जमा होते थे। मैंने भी आज से कोई लगभग 60 साल पहले उस प्रकार के एक ख्रू के मेले का दर्शन 2-3 बार किया है। और हाँ जी, ज्वाला जी। तो ये जो 1931 में उन्होंने सोचा, उस समय 29 जुलाई को ये दिन आता था जिसको हम आषाढ़ चतुर्दशी कहते हैं, और ये फैसला किया गया था, अंदर अंदर से ये बात तय की गई थी कि श्रीनगर शहर के अधिकांश जो हिंदू हैं वो उस समय ख्रू चले गए होंगे, और हम पीछे से सारे शहर में लूटपाट मचाएंगे, हिंदुओं के घरों को, मकानों को, जायदाद को, और दुकानों को, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट को, और मंदिर वगैरह हैं उन सबको लूटपाट उनकी करेंगे। ये फैसला हुआ था, लेकिन वो तारीख था 29 जुलाई। लेकिन उसके पहले ही ये जो बात जेल की हुई, जो मैंने कही, वहां पर ये विद्रोह शुरू हुआ, उसके जो तार बाहर लगे हुए थे, बाहर जुड़े हुए थे इस जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ में, तो ये फिजल आउट हो गया, और ये 12-13 जुलाई की रात को वहां पर बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, जेल ब्रेक हुआ, वहां सरकार को गोली चलानी पड़ी, और ये सारा मॉब जो अंदर जेल से बाहर आया, जिसमें ये सारे अपराधी तत्व थे, दंगाई थे, ये सारे जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों के साथ जुड़कर ये वहां से जब सेंट्रल जेल, वो उस जगह का खास नाम है काठी दरवाजा, वहां से वो निकले, और वहां से वो सीधे विचारनाग चले गए। चूंकि विचारनाग नजदीक था, विचारनाग 1931 तक कश्मीरी पंडितों का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, और तीर्थ भी हुआ करता था, तो वहां पर हमला उन्होंने बोल दिया। हाँ जी, वहां पर उन्होंने बड़ा जबरदस्त हमला बोल दिया, हिंदुओं पर बोला, मंदिरों पर बोला, जो वहां पर थे, वहां का जो कुंड है उस पर बोला, और वहां पर उन्होंने बहुत जबरदस्त आगजनी की, और कई हिंदुओं को वहां पर किया होगा उस मंदिर को। जी हाँ, ये उस दिन 13 जुलाई था, और वहां पर 4 लोगों की बड़ी निर्मम हत्या करने की कोशिश भी की गई, लेकिन वो बच गए। फिर वहां से जब ये मॉब निकला, और ये सीधे आली कदल के रास्ते ये महाराजगंज पहुंचा। महाराजगंज में हजारों दगाई जो ये सारे थे, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग जो इसमें शामिल थे, उनके नेता थे और उनके कार्यकर्ता थे, इन्होंने वहां महाराजगंज में जो हिंदू व्यापारी थे, कश्मीरी पंडित दुकानदार थे, बिजनेसमैन थे, उन पर दावा बोल दिया, वहां उनको जला दिया, उनकी सारी संपत्ति वहां जला दी। बोहरी कदल में जो हिंदू थे उन पर हमला किया,
और 4 हिंदुओं को वहां पर बोरियों में भरकर जैना कदल जो पुल है वहां से दरिया दरिया वितस्ता में फेंक दिया, झेलम दरिया में फेंक दिया। उसके कई लोग जो हैं जिनको ऐसा किया गया, उनके जो संबंधी हैं वो जम्मू में काफी देर तक इस बात को, जब भी हम कार्यक्रम करते थे वहां इस बात को कहते थे कि किस तरह से उनके पूर्वजों के साथ 1931 में ये सब कुछ हुआ। 4 लोगों की हत्या वहां हुई। उसके बाद ये जो हजारों लोग थे, तो इनके 2 हिस्से बटलूट इसी को कहते हैं, बटलूट। हाँ हाँ, मैं आगे चलूंगा, वो सारी बात बताऊंगा आपको। उसके बाद में इसके 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा मुजाहिद मंजिल की ओर चला गया, क्योंकि कई लोग इसमें थे वो बहुत जबरदस्त जख्मी हो गए थे, क्योंकि पुलिस की गोली जो थी वो उन्हें लगी थी, लाठीचार्ज उन पर हुआ था, वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे। इसलिए उनको लेकर के समझिए कोई 10 या 12 हजार लोग जो हैं वो मुजाहिद मंजिल की ओर चले गए, जो कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हेडक्वार्टर था। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वहीं पर थे, वो उनका इंतजार कर रहे थे। और दूसरा जो बड़ा तबका था उसमें कोई 30-40 हजार के करीब लोग थे। ये हब्बा कदल के रास्ते और फिर इन्होंने जैनदार मोहल्ला टैंकी पोरा के रास्ते अल्टीमेटली ये कहां पहुंचे, ये पहुंचे हरी सिंह हाई स्ट्रीट, अमीरा कदल। हरी सिंह हाई स्ट्रीट पर भी कई सारे दुकान जो थे हिंदुओं के, उनको उन्होंने तहस नहस किया, वहां पर हिंदुओं पर पथराव किए, वहां पर हिंदुओं को मारपीट उनकी हुई और कई लोग उनमें से जख्मी हो गए। कई लोग तो बड़े जबरदस्त जख्मी हो गए, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। और इस तरह से फिर वो वहां पर ये सारा कुछ करके आगजनी करके जब वो लौट रहे थे, तो जो पहला जत्था उनका था जो मुजाहिद मंजिल पहुंच गया था, वो वहां पर शेख उब्दुल्ला साहब से मिले। शेख उब्दुल्ला को उन्होंने वहां पर कहा, एक समझिए जिनकी हालत बहुत खस्ता थी, बहुत हालत उनकी खराब थी क्योंकि उनको गोली लगी हुई थी, वो शेख अब्दुल्ला की गोद में गिर गए और उनको ये कहा उन्होंने, शेख साहब आपने जो हमें कहा था हमने वो पूरा कर दिया। भाई ये ऐसे वनमुत ओसु एस्कोर्स बराबर, ये उन्होंने शेख साहब को कहा। एंड दिस हैज बीन रिकॉर्डेड बाय प्रोफेसर रामनाथ कोल, रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ एसपी कॉलेज, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता थे। उन्होंने ये बात अपनी पुस्तक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला राइजिंग फिनिक्स, उसमें उन्होंने इस बात को रिकॉर्ड किया और ये 1985 में ये किताब छपी है। और उसके बाद क्या हुआ, एक बडगाम में एक गांव है, उसका नाम है कनिकूट, वहां पर हजारों लोग जमा हो गए और वहां पर जो हिंदू थे उनको उन्होंने बड़ा तंग किया। और एक मकान में कोई लगभग 100 लोग उस मकान के अंदर चले गए। वो 3 मंजिला मकान था और 3 मंजिला मकान से उनके 10 लोगों को उनकी खिड़कियों से नीचे फेंक दिया। उसमें से 7 वहीं पर मर गए। 7 पीपल वर किल्ड राइट ऑन द स्पॉट, वहीं पर। लेकिन 3 बच गए और उस घर के 2 लोग और भी बच गए, एक महिला और उनके साथ में 3 वर्ष का एक बालक था। उसको हमने बाद में देखा था, आज से कोई 5-6 वर्ष पहले उनका देहांत हुआ। वो जम्मू में बड़ी ब्राह्मणा में रहते थे। एक कार्यक्रम था हमारा 13 जुलाई को, उन्होंने वो अटेंड भी किया था और उन्होंने ये सारी बात बताई कि उस दिन क्या हुआ था। हालांकि वो उस वक्त 3 साल के थे, लेकिन बाद में उनको पता चल गया था, वो उसी घर के सदस्य थे। तो वो 2, जो महिला और ये बच्चा, केवल ये 2 लोग बचे थे और जो बाकी के 3 थे वो तो कोई साल भर कहते हैं हॉस्पिटल में रहे। 7 लोगों की एक ही परिवार में मृत्यु हो गई थी। कन्यकूट है इस गांव का नाम, ये बडगाम में है। ये सब जब सारा कुछ हुआ तो इससे जो हिंदू थे उस समय कश्मीर में थे, उनके अंदर एक अजीब तरह का ये जो सारा किस्सा था ये हो गया। और इस पर फिर बाद में शासकीय ढंग से इन्वेस्टिगेशन हुई, एक कमीशन बना और बाकी ये सारी बातें आगे चली। लेकिन 1 साल के बाद शीतलनाथ में
उन दिनों ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस सनातन धर्म युवक सभा की ओर से एक जलसा, एक बड़ी मीटिंग आयोजित की गई 13 जुलाई 1932, एक साल के बाद। जी और उसमें यह फैसला किया गया कि इस दिन को हम बट लूट करके मनाएंगे और इसको काला दिवस बनाएंगे। और ये इसको ये बट लूट इस दिन को कहने लगे, और इसके साथ में ही उन्होंने उसको काला दिवस मनाना प्रारंभ कर दिया 1932 में। और यहां पर एक और बात कहती है, एक फ्रेज बन गया था, बट लूटस वर्स, जिसको ये कहते हैं कि हमारा मार्टियर्स डे वगैरह है, इसको कहा गया बट लूटस वर्स। वर्स मतलब मेला, बट्टू के मतलब कश्मीरी पंडितों के लूट को ये उस दिन एक मेला करके मनाते रहे, जो वहां पर ये जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वगैरह थी। खैर उसके बाद में माहौल बदल गया, फिर 1947 और उसके बाद में कुछ एक चीजें हो गई। प्राइवेटली तो ये लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूप में, या जो मुस्लिम कश्मीरी मुस्लिम जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस थी, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो इसको मनाते रहे, लेकिन प्राइवेटली मनाते रहे। लेकिन पहली बार 1975 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो शेख अब्दुल्ला ने इसको ऑफिशियल शक्ल दी और उन्होंने इसको सरकारी तौर पर मार्टियर्स डे घोषित किया। और उस दिन, और हाँ जी 1975 में, और उस दिन फिर एक अवकाश भी घोषित कर दिया। हम इसके खिलाफ बहुत जबरदस्त आंदोलन करते रहे लगातार, तब से ही 1975 से ही मुझे याद है, अब तो 50 साल हो गए। बराबर जो विस्थापन का समय था, मुझे अभी भी याद है, सबसे पहला सम्मेलन जो हमने जम्मू में किया था 1990 में, वो 13 जुलाई को ही किया था। और उसके बाद में है हम हर साल 13 जुलाई को ब्लैक डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। और अल्टीमेटली जो हमने इस पर संघर्ष किया, उसका एक परिणाम ये आया कि जब 2019 में 5 अगस्त के दिन धारा 370 और धारा 35A को समाप्त किया गया, उसके बाद में हमने इस पर कोशिश की, संघर्ष किया और भारत सरकार से ये कहा कि ये जो गलत रीतियां हैं उनको भी समाप्त करिए। और उसी संदर्भ में फिर इसको मार्टियर्स डे जो घोषित किया गया था उसको कैंसिल किया गया, जो अवकाश होता था उसको कैंसिल किया गया। और जो शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पर, एक पहले तो उनके मरण दिवस पर जिस दिन उनका देहांत हुआ था, पहले तो वो किया गया था सितंबर में, वो उन्होंने अवकाश घोषित किया, फिर उसको बदल करके उन्होंने फिर 5 दिसंबर को कर दिया। फिर उन्होंने ये दोनों चीजें 2019 के बाद में समाप्त कर दी, अवकाश भी समाप्त कर दिया। खैर ये जो शेख अब्दुल्ला का जन्म दिवस है वो अलग इशू है, जन्मदिन है वो अलग इशू है। लेकिन इसको ये कहते हैं कि ये जो दगाइयों ने उस दिन किया था, ये जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, एंटी नेशनल एलिमेंट्स थे, कम्युनल एलिमेंट्स थे, ये जो उन्होंने सारा काम उस समय किया था, ये जो बाद में मूवमेंट ऑफ सेपरेटिज्म कश्मीर में निर्माण हुई, सारे जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद का एक लहर आ गई, उस सब की बुनियाद जो है वो यही 1931 की ये घटना है। यानी जो कश्मीर में, क्या जम्मू कश्मीर कहिए, जो वहां पर सारा ओवरटोन पॉलिटिक्स का है, सेपरेटिज्म का है, आतंकवाद का है, इसका फंडामेंटल जो जिसे कहते हैं नींव पड़ी थी, वो नींव पड़ी थी 1931 में। तो चंगू साहब इन जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। मैं यहाँ पर एक और बात जोड़ूंगा। अब देखिए, जिन दिनों जम्मू कश्मीर रियासत में लद्दाख भी था, जम्मू तो अभी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जिसको ये तथाकथित मार्टियर्स डे मानते हैं, लद्दाख का इसके साथ, लद्दाख रीजन का इसके साथ दूर दूर का कोई संबंध है ही नहीं, मतलब ही नहीं, उनका इसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है इस दिन के साथ।
या जो भी उस दिन हुआ था, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू रीजन का भी इसके साथ कोई दूर दूर का कोई रिश्ता है नहीं, लेना देना ही नहीं है, नंबर 2। एंड नंबर 3, अब कश्मीर में एक तो कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी है, दूसरा कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी है। कश्मीरी हिंदू कम्युनिटी माइक्रोस्कोपिक हिंदू कम्युनिटी है, माइनॉरिटी में है, और उन्होंने 1932 से ही इस दिन को ब्लैक डे के रूप में मनाया, और तब से लेकर आज तक उन्होंने इसके साथ में हमेशा ये कहा कि उनका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि ये मार्टियर्स डे किन का है? ये मार्टियर्स डे फिर कश्मीरी मुस्लिम कम्युनिटी का है, यानी ये एक कम्युनल प्रोग्राम है, एक कम्युनल मेला है, एक कम्युनल फिलॉसफी पर आधारित ये अवकाश जो है ये वो चाहते हैं। और ये जो सारा मतलब मामला बनता है, ये मामला बनता है कि कश्मीर की जो हेजमनी है और जो कश्मीर की ये जो मुस्लिम मेजॉरिटेरियनिज्म का एक बोलबाला है, उसको सारे जम्मू कश्मीर पे लागू किया जाए, और जो जम्मू कश्मीर में सारे हैं उन्होंने इस कश्मीरी मुस्लिम मेजॉरिटेरियनिज्म को ही मानना होगा। ये है सोच, फंडामेंटल सोच, जिसके आधार पर अब वो ये कह रहे हैं, उन्होंने कोई चिट्ठी लिखी है, उन्होंने कोई स्पीकर से भी ये कहा था कि आप इसको रिकमेंड करिए, बाकी पॉलिटिकल कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल लेकिन चलिए एक बात अच्छी है, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो ये बिल्कुल मानती नहीं है, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है पहले दिन से ही, नंबर 1। नंबर 2, अच्छी बात यह है कि कांग्रेस ने भी इसको किसी प्रकार से मानने से इनकार कर दिया है, वो भी इसके सपोर्ट में नहीं है। तीसरा, और जो राष्ट्रीय स्तर की है उन्होंने भी इसको किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं दिया। इसको सपोर्ट सिर्फ 3 प्रकार के एलिमेंट्स दे रहे हैं। नंबर 1, इसको सपोर्ट दे रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसका सपोर्ट कर रहा है पीडीपी, और इसका सपोर्ट वो सारी कम्युनल ऑर्गेनाइजेशंस, सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, और जो कम्युनल ओवरटोन जिनके पॉलिटिक्स में है वो सारी कश्मीर से ऑर्गेनाइजेशंस इसका सपोर्ट कर रही हैं। इस तरह से ये कोई जो हमारा संविधान है उसमें इस तरह की बात को स्वीकार कर ही नहीं सकते हम, इस तरह की बात को कहीं पर संविधान में कोई मानने की गुंजाइश ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के मेरा ये मानना है कि भारत सरकार ने ना केवल इस बात को निरस्त करना चाहिए, हमेशा के लिए इस इशू को दबा देना चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए। केवल ये कहने से कि अब हमारी सरकार बन गई है, उसका ये मतलब नहीं कि वो सारी चीजें फिर से जो 2019 में समाप्त की गई थी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस में समाप्त की गई थी। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी और बहुत हद तक कांग्रेस ने भी उन्होंने बड़ा अच्छा स्टैंड लिया है इस इशू को लेकर के, और किसी भी सूरत में हम इस इशू को डाइल्यूट नहीं होने देंगे। इट इज अ ब्लैक डे, इट वाज अ ब्लैक डे, और इसको हमेशा के लिए हम ब्लैक डे ही मानेंगे। 13 जुलाई को हर प्रकार से ये स्पष्ट करना चाहिए, ना केवल कश्मीरी पंडित समुदाय को बल्कि जम्मू कश्मीर के सारे देशभक्त समाज को ये स्पष्ट करना चाहिए। एक ही बार इसमें स्पष्टता आनी चाहिए कि कश्मीरी मुस्लिम समुदाय में भी कई ऐसे वर्ग हैं जो इस बात को लेकर के इसको मार्टियर्स डे नहीं मानते हैं, और उनके स्टेटमेंट पिछले 3-4 दिन से आए हुए हैं, वो पब्लिक डोमेन में है, जिसमें उन्होंने इस बात को लेकर के खुली प्रकार से अपने जो उनका स्टैंड है उसको क्लियर किया है। और मैं मानता हूं कि जो हम अभी ये बातचीत कर रहे हैं ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, मेरी सबसे प्रार्थना होगी। ये इट इज नॉट ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑफ पीपल, लेकिन इसके पीछे हमने ये समझना चाहिए कि जो हमारे यहाँ पर आतंकवाद है, जो एक कम्युनल पॉलिटिक्स है,
या जो सेपरेटिज्म का पॉलिटिक्स है, उसकी बुनियाद यही दिन है, उसकी बुनियाद इसी दिन की फिलॉसफी है, और उसकी बुनियाद जो उस दिन किया गया था माइनॉरिटी के साथ, हिंदुओं के साथ किया गया था, ये आज जो हम आतंकवाद देख रहे हैं, उसकी वो बुनियाद है। और जब ये हुआ था, मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, उस समय कोई पाकिस्तान नहीं था, उस समय जी। पाकिस्तान नहीं बना था। जैसे हम आज कह रहे हैं कुछ भी जम्मू कश्मीर में इस तरह का हो जाता है तो हम एकदम कहते हैं हाँ कि जी। ये पाकिस्तान ने किया, लेकिन 1931 में कोई पाकिस्तान नहीं था, उसके बगैर भी ये किया गया। तो कोई इसको कश्मीरियों हर ने किया। प्रकार से सरकार ने दबाना चाहिए, पूर्ण रूप से दबाना चाहिए इस बात को, बिल्कुल और दबाना जो चाहिए। असली बात है वो लोगों के सामने लानी चाहिए। जैसे कि चुंगू साहब आपने बताया, अंत में आपसे पूछना चाहता हूँ कि 13 तारीख कल शनिवार है, परसों इतवार है, और जम्मू में बहुत सारे इससे रिलेटेड कार्यक्रम हो रहे हैं, और हमारी जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक किस्म से पहल की है, वो भी अब इस पे कार्यरत कर रहे हैं। जैसे यूथ फॉर कॉमन कश्मीर बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ करने जा रहा है, आसक्ति से बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारी जो हमारी संस्थाएं हैं, इस जो ये चिंगारी है एक किस्म से, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हमेशा उनके साथ जो भी जबरन कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार किए गए थे, उसको वो चिंगारी जलती रहनी चाहिए। तो आप अपनी तरफ से जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी आगे की प्रोजनी है, जो आगे हमारे इस जो हमारे साथ हुआ है उसको आगे लेने जा रही है, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि 13 जुलाई 1990 से ही हमने इस दिन को अलग अलग प्रकार से आज तक पिछले 35 साल में मनाने का प्रयास किया है, और बड़ा सफलतापूर्वक किया है। 13 जी। जुलाई 2000 को हमने कश्मीरी पंडित रिप्रेजेंटेटिव असेंबली का आयोजन किया था। उसके बाद में कई तरह के हमने प्रोटेस्ट और इस तरह के कार्यक्रम किए हैं 13 जुलाई को। जी। मैं जो ये 13 जुलाई 2 दिन के बाद में जम्मू में कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग संस्थाओं के तत्वावधान में हो रहे हैं, मैं इस बात को लेकर के बड़ा प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि इस तरह के आयोजन हो रहे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, जिन्होंने भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए हैं, बहुत अच्छी बात है। ये मैं समझता हूं आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है, और आने वाली पीढ़ी को इससे उत्साह मिलेगा, ज्ञानवर्धन उनका होगा, और वो इस बात को लेकर के जो हम एक प्रकार से ये जो कर रहे हैं, ये एक सिविलाइजेशनल स्ट्रगल हम कर रहे हैं, इट्स ए सिविलाइजेशनल स्ट्रगल, और इस स्ट्रगल को आगे ले जाने के लिए ये कार्यक्रम जो 13 जुलाई 2025 को जम्मू में आयोजित हो रहे हैं, दिल्ली में आयोजित हो रहे हैं, अलग अलग स्थानों पर आयोजित हो रहे हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं। और मैं मानता हूं कि जिन्होंने भी ये आयोजन किए हैं, चाहे ऑल स्टेट कश्मीरी पंडित कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पनन कश्मीर हो, या चाहे और भी कोई संस्था हो, ये सब साधुवाद के योग्य हैं, बधाई के योग्य हैं, और मैं उन सब का धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने इस लिगेसी को आगे बढ़ाया है। बहुत अच्छी बात है, और इसको जरूर सफल बनाइए और इस मैसेज को आगे ले जाइए। जी, अश्विनी कुमार चुंगू जी, आपने आज बहुत अच्छी बातें बताई है, और हम चाहते भी हैं कि जो हमारे साथ बीती है हमने कभी उसको भूलना नहीं चाहिए, और उसको हमेशा हर साल इसको रिविजिट करना चाहिए इसको फिर से, ताकि जो हमारे आने वाली जनरेशंस हैं उनको भी पता लगे कि कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ था, और पिछले 36 साल से वो जो दर दर की ठोकरें खा रहा है और घर से बेघर की जिंदगी बिता रहा है, तो ये दुनिया को भी पता लगना चाहिए। ऐसे कार्यक्रम बार बार होने चाहिए। अश्विनी कुमार चुंगू जी, आपने अपना कीमती समय आज दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। भारत माता की जय।